दोस्तों मनी साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा एफआईएस की सेलिंग। आप देख सकते हैं एफआईएस की तरफ से बिकवाली कंटिन्यूसली मार्केट में चल रही है। क्या कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि एफआईएस की जो बिकवाली आगे भी चलेगी। लॉजिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या कुछ हो सकता है जिसकी वजह से एफआईएस की बिकवाली रुक जाए। सेकेंड जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग अभी म्यूचुअल फंड के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड अभी के समय काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो एक कैटेगरी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं डिटेल में। अब ये इक्विटी में मुझको पर्सनली सबसे अच्छी कैटेगरी लगती है, आपको भी लगेगी, क्योंकि आप देखोगे इनके बारे में, पढ़ोगे, समझोगे, तो डेफिनेटली आपको भी यहाँ पे समझ में आएगा। अब देखिए इस कैटेगरी के अंदर क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि रिस्क कम है बाकी इक्विटी स्कीम्स के कंपैरिजन में। सेकेंड पॉइंट आप ये देखोगे कि इनमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा है बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसी मार्केट की सिचुएशन जब भी होती है जिसमें मार्केट खराब परफॉर्म करता है, क्रैश होता है, तो ये इक्विटी फंड्स सबसे कम गिरते हैं और इनमें कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी होती है। तो जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहता है, सबसे पहले जो इन्वेस्टर होगा वो इसी कैटेगरी को देखने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं आगे चल के डिटेल में कि क्या कुछ यहाँ पे हमको सीखने को देखने को मिलेगा। अभी देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है, इसमें आपको बताने की कोशिश की है कि एफआईएस क्यों इंडिया से निकल रही है और क्या कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ सरकार कर सकती है जिसकी वजह से एफआईएस की बिकवाली रुक जाए। अब देखिए इमेजिन कर सकते हैं कि आप एफआईएस हो और आपने $1 इन्वेस्ट किया। तो जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया ना, तो आपको पहली चीज़ तो अपना जो डॉलर होगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में। तो उसमें आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो सब चलो आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे कहने की कोशिश ये की गई है कि अगर आपने 10% का प्रॉफिट कमाया, आप एफआईएस हो, जैसे आपने 10% का प्रॉफिट कमाया, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, कुछ कट के प्रॉफिट मिलता है जिसमें आपकी ब्रोकरेजेस होती है, टैक्सेस होते हैं। ठीक है। एफआईएस के ऊपर एक और बर्डन है, वह है यूएसडी एंड रुपीज के बीच में डिफरेंस होना। तो 10% अगर एफआईएस ने कमाया, कोई स्टॉक एफआई ने 100 रुपीज में लिया, 110 रुपीज का हो जाता है, तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो उनके हाथ में कितना परसेंट आएगा, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर एफआईज ने $1 रुपीज में इन्वेस्ट किया, 10% का प्रॉफिट कमाया, तो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जो भी 84 यहाँ पे जो प्राइस मेंशन कर रखा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 92.40 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपका हो गया। जो आप डीमेट अकाउंट में एप्लीकेशन में देखते हैं कि आपका इतना प्रॉफिट हो चुका है 10%, तो ये इतना प्रॉफिट एफआई का $1 पे हो चुका है रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है। तो एफआईज बेचेगी, उसके बाद में क्या होगा, एफआईज को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा टैक्स के रूप में। कितना, 1.05 रुपीज़। अब देखो ये ₹1.92 के ऊपर है, तो आपको हो सकता है ₹1 बहुत कम लगे, बट बिलियन में, मिलियन में यहाँ पे कारोबार होता है, डॉलर्स में। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कितना कुछ इनको देना होता होगा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ये तो पहले भी था। देखिए अगर किसी को नहीं पता है तो 2018 में ये री इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब 2018 से पहले नहीं था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म था। तो एफआईस को इसका एक तो बर्डन पड़ गया। ठीक है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 18 के बाद में 20 तक तो चलो ठीक है। देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने एक डेटा दिया था जिसके अंदर आपको मैंने बताने की कोशिश की थी कि 2018 में हमने देखा मार्केट के अंदर गिरावट, और उस गिरावट के अंदर क्या था, काफी सारी जो कंपनीज थी, जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज थी, उनके स्टॉक्स नीचे गए थे, लार्ज कैप ने ठीक परफॉर्म किया था। अब वहां पे क्या हुआ था, सबसे पहली चीज तो ये थी कि वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच हो गई, उसके बाद में एलटीसीजी आ गया, तो ठीक है, इस वजह से एफआईएस ने काफी बेचा। अब 2020 के बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिल गया, इसी वजह से वो लिक्विडिटी पुश हुआ और बबल बन गया, काफी सारी कंपनीज के स्टॉक्स अननेसेसरी ओवर वैल्यूड हो गए। ठीक है। तो ये जो एलटीसीजी का फैक्टर है ना, ये 2018 में भी काम कर गया नेगेटिवली, अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना सपोर्ट नहीं है। एफआईएस की बिकवाली काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा पिछले मतलब Q3 के रिजल्ट के अंदर हमने देखा कि काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं, मैक्सिमम जो भी कंपनीज हैं फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड, उनमें वाई एन वाई बेसिस में गिरावट है। डीमेट अकाउंट ओपनिंग कम हो चुकी है, और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं हमने देखी। तो ठीक है, सबसे जो पहला पॉइंट है और सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ, एलटीसीजी। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एफआईएस के पास में प्रॉफिट तो होता है, पर प्रॉफिट उतना मिलता नहीं है। अब देखिए एफआईएस को अगर इसको डिडक्ट कर दें, घटा दें इसको, तो कितना हाथ में आता है, 91.35 रुपीज। अब इसको वापस से रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर एफआईएस के हाथ में आता है
$1.04, जबकि एफ के हाथ में आना चाहिए 10% के प्रॉफिट के हिसाब से $1.10, बट आया कितना 1.04। तो 10% का प्रॉफिट है लेकिन 4% का रिटर्न है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर की वैल्यू बढ़ना, रुपीस की वैल्यू गिरना। ये तो पहले भी था बट एलटीसीजी नहीं था। अब सबसे बड़ी बात ये भी हो गई डॉलर एंड रुपीस के बीच में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आना। सेकंड बात हम बोल सकते हैं एलटीसीजी हो गया। अभी आप ये भी देखो अभी के समय एलटीसीजी पिछले बजट के अंदर बड़ा भी था, वो भी एक पॉइंट हो गया। एंड नंबर्स वैसे नहीं आ पा रहे जैसे वैल्यूएशन है, वो भी एक पॉइंट हो गया। तो इसी वजह से एफ की कंटिन्यूसली बिक वाली यहाँ पे चल रही है। अब देखो दो रीजन हो सकते हैं एफ वापस से बाइंग कर जाए। पहला रीजन होगा सरकार अगर एलटीसीजी को कम कर देती है या फिर हटा देती है, जिसकी उम्मीदें मुझको तो ना के बराबर है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है दोस्तों? सेकंड पॉइंट हो सकता है अर्निंग्स अच्छी आना। नंबर्स अगर अच्छा आएगा, प्रॉफिट अच्छा आएगा तो वैल्यूएशन कंफर्टेबल होगी और स्टॉक के प्राइसेस जब ऊपर जाएंगे तो ठीक है एफ सोचेगा चलो यार इतना कुछ हम पे कर रहे हैं एलटीसीजी और ये डॉलर की जो वैल्यू है बढ़ रही, रुपीस गिरा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा यूएस के मार्केट के कंपैरिजन में। जहाँ पे कोई कंपनी यूएस में 20% की अर्निंग्स करी, यहाँ पे वो कंपनी 30% की अर्निंग करेगी, तो ठीक है वो वहाँ पे बराबर हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं, अगर ऐसा हो पाता है तो डेफिनेटली एफ की तरफ से काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है। नहीं तो फिर टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को होने में, और उस उतने टाइम में इन्वेस्टर्स के पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर, और जो भी मतलब म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्विटीज़ होती है उनके अंदर। सो अब दोस्तों बात करते हैं उस इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के ऊपर जिसकी मैं आपको बात बता रहा था। देखिए फ्लैक्सी कैप। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फंड्स भी बताऊंगा एंड बहुत ही मतलब डिटेल में हम जाने वाले हैं कि किस तरह से ये फंड्स परफॉर्म करते हैं, फंड मैनेजर किस तरह से एडजस्टमेंट कर लेता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और हम बोल सकते हैं कि अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मतलब इन्वेस्टर है, मतलब तो 100 रुपीज़ उसके पास में है तो वो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे देखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो रिस्क कम है, प्लस ग्रोथ भी अच्छी है और कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। अब देखो रिटर्न्स ज़्यादा निकालने हैं तो ऑब्वियस है फिर आपको जो फंड अभी बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखेगा स्मॉल कैप कैटेगरी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप तो बेयर मार्केट के अंदर आ चुका है। इंडाइसेस हम इंडेक्स की बात करें तो मोर देन 20% के साथ में नीचे है, तो ऑब्वियस है वहाँ से पैसा भी अच्छा बनेगा, बट वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। हम उसके ऊपर भी आएंगे, धीरे धीरे बातचीत करेंगे सभी फंड्स को लेकर और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम देखते हैं फ्लैक्सी कैप को। अब देखिए फ्लैक्सी कैप होता क्या है, जैसा कि इसका नाम है फ्लैक्सी कैप यानी फ्लेक्सिबल है, कैप मतलब मार्केट कैप। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब शॉर्ट टर्म है, सॉरी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तीनों में बाइंग करके चलता है। जैसे अपन पोर्टफोलियोज बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम भी तीनों कंपनीज में यानी तीनों कैटेगरीज की कंपनीज में बाय करते हैं। लार्ज में अपन लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड में मीडियम, स्मॉल में स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वही प्रथा ये भी फॉलो करता है। आगे चलते हैं। अब देखिए कैसे काम करते हैं। फंड मैनेजर चेंज कर सकता है एलोकेशन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। जैसे अभी के समय मार्केट की कंडीशन खराब है, अभी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, टेक्निकल्स वीक है, नंबर्स वीक है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, लार्ज कैप में एलोकेशन देगा। और जैसे ही उनको पता चलेगा कि यार अब ये स्मॉल कैप की वैल्यूएशन काफ़ी कम हो चुकी है, अब यहाँ से तो रिकवरी आनी चाहिए या टेक्निकली रिवर्सल हो चुके हैं, तो स्मॉल कैप में एलोकेशन दे देगा। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहूँगा एसेट क्लास भी इनके पास में होती है। ऐसा नहीं कि ये एक्विटीज़ में ही इन्वेस्ट करके चलते हैं। देखो 65% कम से कम इनको एक्विटीज़ में डालना होगा, बाकी जो अमाउंट है यानी 35% है वो ये कहीं पर भी लगा सकते हैं। वो ये चाहे तो डेट में लगा सकते हैं। अभी आप देखोगे बॉन्ड यील्ड ऊपर है, तो फिक्स्ड जो इनकम वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी पैसे लगा के चलते हैं, तो उसकी वजह से भी रिटर्न्स अच्छे आ जाते हैं या फिर स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये सब आगे चल के देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है। अब ये मतलब ये जो फंड है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है जो भी उसका साइज हो, मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्यों कंसीडर करना चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड्स को। देखिए ग्रोथ मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियस है वहाँ पे आप अपने चार्जेस भी पे कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं तो क्यों ना उससे मेहनत करवाएं। अगर आप लार्ज कैप स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप के कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि लार्ज कैप में क्या होगा, मेहनत ज़्यादा होती नहीं है। HDFC वो निफ्टी के हिसाब से खरीद लेते हैं, ओनली लार्ज कैप कंपनीज, ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ लेना है तो ये सबसे बेस्ट
कैटेगरी है फंड्स की। अब देखिए सूटेबल है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर होल्ड कर सकता है, वो उसको इतना ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे वॉलेटिलिटी के, जिससे वो बार बार सोचे नहीं कि यार निकल जाऊँ वापस आ जाऊँगा। ठीक है, इसके साथ में आप देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीपल सेक्टर्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक और बात बताऊंगा आपको आगे चल के, सेक्टर्स तो है ही, कंट्रीज में भी डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं, यूएस में भी इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, क्योंकि वहां से भी फिर फायदा निकालेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये क्विकली एडजस्ट हो जाते हैं जैसे ही मार्केट चेंज होता है। अभी के समय आपने देखा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, नंबर्स अच्छे नहीं आए, तो ये क्या करेगा, यील्ड में जाके इन्वेस्ट कर देगा और वहां से फिर ये रिटर्न्स निकालेगा, और जैसे ही बॉन्ड यील्ड कम होगी मार्केट में आ जाएगा। 65% तो ऑब्वियस इक्विटीज में रहेगा, लेकिन उसके अंदर फिर वो 65 को 80 भी कर सकते हैं। आगे चल के आपको बताऊंगा कितना क्या परसेंट के साथ में कैसे ये लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। अब क्या रिस्क है, मतलब ठीक है रिस्क है मार्केट वॉलेटिलिटी की वो तो आपको बताइए सबके पास में, यानी सब फंड्स में होती है, और मार्केट जैसे जैसे फ्लक्चुएट होगा, ठीक है वो भी आपको बताइए, वो तो चलो ठीक है, इक्विटीज में तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम कुछ फंड्स को देखते हैं। सबसे पहला जो फंड आता है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, एक साल में 15% ऊपर है। अगर आप बाकी के फंड्स को देखोगे ना, जिसमें स्मॉल एंड मिडीज है, उसमें माइनस में चले गए कुछ फंड्स, कुछ में एक साल में जीरो रिटर्न्स हो चुके हैं, बट स्टिल अभी आप एक चीज नोट करो कि पिछली बार जब मार्केट गिरा था तो ये फंड यहाँ पे था, मार्केट रिकवर हुआ तो फंड यहाँ पे चला गया। अब मार्केट तो ब्रेक डाउन कर गया, बट ये अभी तक अपने बॉटम पे भी नहीं आया। रीजन क्या है आगे चल के देखते हैं। रिटर्न्स अगर हम देखें तो 3 साल में 18% के सीए जा रहे। देखो सीए में एक्सपेक्टेशन बहुत कम करके चलना, ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं करते इन्वेस्टर। क्यों नहीं करते आगे चल के बताता हूँ। 5 साल के सीजर 25% के हैं, क्योंकि 5 साल में बहुत गोल्डन पीरियड हमने देखा, कोविड के बाद में बहुत बढ़िया चीज़ें देखी, तो ये आपको अनरियलिस्टिक दिखेगा, जिसको मिल गए उसको मिल गए, बाकी अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। और इसमें अगर हम देखें ऑल टाइम रिटर्न्स तो 20% के सीजर है। अब देखिए आप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कंसिस्टेंसी काफ़ी कमाल की है। यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी है, रशिया यूक्रेन होता है, फिर यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी इसमें कूट कूट के भरी हुई है, वो चीज़ आपको बताइए फ्लैक्सी कैप्स में। लेकिन रिटर्न्स की बात करें ना तो 20% है, ऐसे धमाकेदार रिटर्न्स मिलने के बाद भी। तो इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे रिटर्न्स कितने हो गए, हो सकता है 12-14% हो गए, हो सकता है टॉप लेवल पर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाए तो 15% की एक्सपेक्टेशन करके चलते इन्वेस्टर्स। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब इतना चला है तो उसका हर्जाना भी यहाँ पे हो सकता है भुगतना इन्वेस्टर्स को पड़े। अब इसके बाद में जेएम फ्लैक्सी कैप को देखते हैं। एक साल में 10% के रिटर्न इसमें, और 3 साल में 23% के सी ए जे आ रहे हैं, 5 साल में 21% के सी ए जे आ रहे हैं, और एनुलाइज देखे मतलब ये लॉन्ग टर्म के जब भी जितना भी डेटा आई थिंक ये 10 ईयर्स का है, तो उसमें कितने 18% के सी ए जे आ रहे हैं, वही इसके दम पे है, नहीं तो ये भी 10-12% के। ठीक है, एटलीस्ट ये सब चीज़ें देखो। अब इनमें भी काफ़ी लोग ये सोचेंगे यार 10-12% के लिए क्यों जाऊँ, ये 10-12% दोस्तों यहाँ से है, ये बॉटम नहीं था, ये उसके बाद गिरा है। अगर यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो अगर गिरावट में कोई देखेगा तो रिटर्न्स उसके मैक्सिमाइज हो गए। अभी ये टाइम गिरावट का है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होता है इन्वेस्टर्स का। HDFC फ्लेक्सी कैप को देखते हैं। एक साल में 14% के, और 3 साल में 22% के सीए जा रहे हैं, 5 साल में 22% के सीए जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में 16% के सीए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कम है रिटर्न्स बाकियों के कंपैरिजन में। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा किसमें, पीपी में, पराग पारिक के अंदर। चार्ट आपने देखा होगा। अब देखिए कैसे ये काम करते हैं। मैं आपको पराग पारिक की एसेट दिखाता हूँ, इसमें कैसे चेंजेस इन्होंने की है, पास्ट का डेटा बताता हूँ। ये यूट्यूब पर आपको मिलेगा ही नहीं, कोई इतना डिस्कस करता ही नहीं है स्टिल। अब ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, इसका कुछ मुझको मिलेगा भी नहीं रेवेन्यू, स्टिल हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है और मुझे सिखाने में अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जनवरी 2025 में डोमेस्टिक एक्विटीज़ की बात करें, यानी इंडिया की जो एक्विटीज़ की बात करें, होल्डिंग्स कितनी थी, 66.80% की, यानी 66% एक्विटीज़ में पैसे लगा रखे हैं। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स आती है। ओवरसीज एक्विटीज़ की बात करें तो 13% है, यानी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है एप्पल, गूगल, इस तरह की कंपनीज के अंदर। कैश, और कैश का मतलब कैश नहीं है यहाँ पे, ये लिक्विड फंड के अंदर पैसे डाल देते हैं, तो ये कितना है, 9% है। साथ में फिर आप ये देखोगे इनकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एफडीज आ गई, ट्रेजरी बिल आ जाते हैं, कभी कभी तो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आ जाते हैं इनके अंदर। अब देखिए कमाल की बात यह है, आपने डेटा देखा जनवरी 2025 का, अब मैं आपको दिखाता हूँ पुराना डेटा, अगस्त 2024 का देखते हैं।
तो जहां पर अभी हमने देखा कि 65% डोमेस्टिक इक्विटी है, वहां पर अगस्त 2024 में 70% थी। तो क्या किया इन्होंने, कम कर लिया, क्योंकि पता ही है इनको मार्केट कंडीशन खराब है, तो इसी वजह से इनके फंड्स नहीं टूटे। पैसा कहाँ डाल दिया, पैसा दोस्तों मतलब ठीक है, अभी देखिए कहाँ पे डाल दिया पैसा इनके पास में। अभी ओवरसीज कितनी है, इस टाइम पे 12% की थी, अभी 13 या 14% की हो चुकी है। मतलब क्या है, अभी ओवरसीज इक्विटीज अच्छा करी, यूएस मार्केट अच्छा करा है, तो वहां पे चले गए। तो ये होती है मेहनत फंड मैनेजर्स की। काफी लोग मतलब पीएमएस मैनेजर को पैसे दे देते, उल्टे सीधे मैनेजर्स अभी आपको यूट्यूब पर भटकते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनको नहीं देखकर मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास में डेटा है कि किस तरह से परफॉर्मेंस है। वो सब लूटते हैं पीएमएस मैनेजर्स आपको। इसके बाद में आप देखोगे तो हम अगस्त के बाद में आते हैं अगले महीने में, सितंबर में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे कम करना इन्होंने शुरू किया। 70% की होल्डिंग थी, 71% की, ये 69% की हो जाती है। कम किया, बेचा, इनको पता चल गया कि मार्केट के अंदर अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो चलो ठीक है अब यूएस में डालते हैं पैसा, तो यूएस में डाल दिया। कितनी थी यूएस में, 12% की थी, 14% की हो गई एक ही महीने के अंदर। 69 से उसके बाद में क्या हुआ, अक्टूबर में 67 हो गई। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना हुआ, 66 हो गई। दिसंबर में 67, लेकिन रिकवरी नहीं थी, तो फिर घटा दिया इसको, और यहाँ पे कर दिया अपने जो भी होल्डिंग्स अभी आप देख पा रहे हैं करंटली, जनवरी का लेटेस्ट डेटा है 66% की। तो ये सब देखिए कैटेगरीज होती है, हम बाकी और डिस्कशन करेंगे, इनके एक्सपेंस रेशियोज और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है।